सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने जो डेडलाइन दी है, उससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच में सीज़फायर हो जाएगा? या फिर जिस तरह से ईरान ने फौरी तौर पे, ऊपरी तौर पे अभी तक जो पाकिस्तान का प्रपोज़ल है, उसको नामंज़ूर कहा है और ईरान चाहता है कि लॉन्ग टर्म इसका सॉल्यूशन हो, ना केवल अस्थायी सीज़फायर हो। तो इन सारे सवालों को कि आखिर ट्रंप की जो डेडलाइन है, ट्रंप ने जिस तरह से गाली-गलौज के साथ ईरान को धमकी दी है कि वो सब कुछ खत्म कर देंगे, पुल उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे और ईरान में कुछ भी नहीं बचेगा। क्या ईरान उनकी इस धमकी के हिसाब से जो ट्रंप को उम्मीद है कि आज देर रात तक ये समझौता हो जाएगा, सीज़फायर हो जाएगा और 2 अलग-अलग प्रपोज़ल इस समय पब्लिक डोमेन में हैं, जो रॉयटर्स ने अपनी स्टोरी के हिसाब से दावा किया है कि पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन तैयार हो रहा है, उसके मुताबिक पहले सीज़फायर होगा और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाएगा और फिर थोड़े दिन का एक अंतराल होगा जिसमें कि अस्थायी शांति की तरफ बातचीत होगी। लेकिन जो दूसरे पब्लिक डोमेन में स्टोरी आई है, उसके हिसाब से ये कहा गया है कि 45 दिन का एक सीज़फायर का भी विंडो जिसपे कि पाकिस्तान और जो अलग-अलग मुल्क इसमें मध्यस्थ का रोल निभा रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। सवाल ये है कि ट्रंप की इस डेडलाइन से पहले क्या ईरान झुकेगा या फिर ईरान एक तरह से लंबी बातचीत या फिर जब तक उसे परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक वो युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होगा। तो इन दोनों मुद्दों को समझते हैं, हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमें समझाएँगे और साथ ही जजाति पटनायक जो कि वेस्ट एशिया के जेएनयू में प्रोफ़ेसर हैं और वो वेस्ट एशिया की पूरी स्थिति के ऊपर जो ताज़ा अपडेट है, उससे भी अवगत कराएँगे। तो शुरुआत करते हैं पटनायक साहब आपसे, जो ईरान की ताज़ा स्थिति है और जो ताज़ा धमकी है, अमेरिका और ईरान दोनों जिस तरह से अपने-अपने दावे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या उम्मीद है कि सीज़फायर के ये जो प्रपोज़ल हैं, वो कामयाब होंगे? क्या हम मान लें कि युद्ध खत्म होने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहा है या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से ईरान में भारत के जो राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहते हैं, शॉर्ट टर्म हमने बहुत देख लिया, इस तरह के बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन हर बार उसका उल्लंघन किया गया। शंकर जी, देखिए जो अभी बात चल रहा है सीज फायर का। देखिए पहला, मेरे ख्याल से दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है, सीज फायर होना चाहिए ग्लोबल पीस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन बात है कि अमेरिका का जो 15 पॉइंट प्लान तो है, लेकिन ईरान का जो डिमांड है, देखिए दो तीन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड्स का बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक है कि आप अपना जो लीडरशिप का जो डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी बना के चल रहे अमेरिका और इजराइल, इसको पहले खत्म करे, अग्रेशन को बंद करे। इसके बाद में जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, उसी फ्रंट्स में भी और उसी मोर्चे में भी वार बंद हो। इसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वार रिपेरेशन, जो मुआवजा, सबसे बहुत ही बड़ा कठिन प्रश्न है। इसके बाद में जो हॉर्मुज स्टेट है, उसके ऊपर सोवरेन राइट ईरान का जो उसको मान्यता दिया जाए। तो इसीलिए मामला फंस सकता है, क्योंकि देखिए ईरान का जो डिमांड्स है उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब कितने हद तक मानते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सीज फायर हो जाए तो बहुत अच्छा है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ अप्रोच होना चाहिए पीस एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये फंसते जा रहा है क्योंकि ईरान अपना रिजिडिटी के ऊपर नहीं हटेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है हो सकता है अगर ये सीज इसकी फायर। इसकी वजह क्या आपको लगती है कि ईरान में जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो जिसको कहते हैं हार्डलाइनर के हाथ में एक तरह से इस समय पावर है और हार्डलाइनर और जो नरमपंथ के लोग हैं, उनमें क्लैश हो रहा है और इसलिए हार्डलाइनर नहीं चाहते कि कोई समझौता हो, जब तक कि पूरी तरह से अमेरिका उन्हें एक लॉन्ग टर्म पाथ नहीं दिखाता है। तो आपको लगता है कि ये वजह है या कुछ और वजह है? डेफिनेटली शंकर जी, देखिए जो बात बता रहे हैं, ईरान में दो सेक्शन है कि हार्डलाइनर्स बेसिकली जो है रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट आईआरजीसी, उनका दबदबा रहा है। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप पेजेक्शन साहब की बात बता सकते हैं, और फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास अराक्ची है, बात यह है कि ये लोग तो चाहते हैं, लेकिन जो हार्डलाइनर्स है आईआरजीसी पर्टिकुलरली बहुत ही स्टबर्न है, बहुत ही रिजिड है इसी के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अगर अमेरिका ईरान का सोवरेन राइट्स नहीं मानेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, और सेकेंडली रिपेरेशन नहीं देगा, तो मेरे ख्याल से सीज फायर पॉसिबल नहीं है। और रहा सवाल सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा ना, मेरे ख्याल से जैसे ट्रम्प साहब ने बताया है
कि हमने पूरा उनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस को उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे। अगर वो तबाह करते हैं तो इसका रिटालिएशन होगा। रिटालिएशन किसी तरफ होगा, देखिए पहले क्या करेगा ना, ईरान जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है गल्फ का, उसके ऊपर अटैक करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो है रासलाफान जो है गैस प्लांट, जो सबसे बहुत ही बड़ा यू कैन से एशियाज लार्जेस्ट एलएनजी प्लांट है, उसमें एक्चुअली ईरान का जो है साउथ फार्स और जो आपका देखेंगे कतार का नॉर्थ ड्रोम वो शेयर करते हैं। तो रासलाफान जो है उसके ऊपर अटैक हो सकता है। सेकंड जो है रासल तनुरा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका जो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। ये जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ईरान अगर यूएसए ईरान को खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक करता है तो ईरान इसके ऊपर जो है रिटालिएशन और जवाबी कार्रवाई कर सकती है। और सवाल है कि आप देखिए आगे क्या क्या हो सकता है अगर यूनाइटेड अमेरिका जो ईरान के ऊपर अगर अटैक करता है। बेसिकली आप देखिए जो अमेरिकन मल्टीनेशनल से पर्टिकुलरली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो डाटाबेस है, आप देखिए गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, इसके बाद जितने भी इंटरनेशनल एआई कंपनीज है पर्टिकुलरली अमेरिकन कंपनीज, इसके ऊपर अटैक प्रहार हो सकता है। इसके बाद देखिए आप जो अदर सेक्टर्स में बता रहा हूं, बैंकिंग चेन्स, आप जानते हैं कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक, अमेरिकन बैंक, वो दुबई, अबू धाबी, जितने भी गल्फ का मेजर कैपिटल्स में वो प्रेजेंट है आज का दिन में, उसके ऊपर भी प्रहार हो सकता है। इसके बाद जो इंश्योरेंस चेन है, आप देखिए जो अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप एआईजी हो गया, इसके बाद सिग्ना हो गया, मेटलाइफ हो गया, ऐसा अमेरिकन कंपनीज है, उसके ऊपर भी प्रहार हो सकता है। इसके बाद आप देखिए जो अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर्टिकुलरली एरोस्पेस डिफेंस है, उसका आप देखिए जो बोइंग, उसके ऊपर भी प्रहार हो सकता है। तो ये जो है मेरे ख्याल से मेजर जो है टारगेट्स हो सकता है ईरान का। इसके बाद में अमेरिकन एम्बासी भी टारगेट हो सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए जो अदर सेक्टर्स क्या क्या हो सकता है उसमें, आप देखिए जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका जो सबमरीन कनेक्टिविटी है, फुजाइरा सेंटर है, जंक्शन है, आप सिंगापुर, चेन्नई, मुंबई और फुजाइरा कनेक्टिविटी पूरा है, उसमें जंक्शन है, उसी जंक्शन के ऊपर अगर अटैक होता है तो आपका सबमरीन जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये हूती लोग को यूज कर सकता है बाबल मानदेब में। अब बाबल मानदेब में देखिए वहां भी आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप का जो सबमरीन कनेक्टिविटी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, और वो उसमें भी आपके 14 to 15% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड भी होता है। तो मेरे ख्याल से अगर यूएस ईरान के ऊपर अटैक करता है और प्रहार करता है, ये पॉसिबल सिनेरियो आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आज का दिन में वार सॉल्यूशन नहीं है, हमको पीस और डायलॉग का माध्यम से इसको तुरंत रिजॉल्व करना चाहिए, ये सबके लिए भलाई है। बिल्कुल। शेखर, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ट्रंप ने जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया है, वो ठीक है, एक तरफ बौखलाहट भी उनकी दिखलाती है। लेकिन क्या जिस तरह से अमेरिकी जिसको कहते हैं सील 6 ने घायल पायलट को निकाल कर वो ले गए उड़ा के, तो उससे ट्रंप का थोड़ा-सा हौसला बढ़ा होगा, और आपको लगता है कि वैसी स्थिति में डील होगी, सीज़ फायर होगा, या फिर ट्रंप अपने वादे के हिसाब से जो उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ उड़ा देंगे? शंकर जी, मुझे लगता है कि देखिए, एक तो नॉर्मली जिस तरह हम समझते हैं कि जब दो देश के बीच में बड़ा जंग हो और उसको रोकने के लिए अगर बातचीत चला हो, तब नेता की तरफ से ज़्यादा खामोशी बसा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा एक अलग स्थिति हम देख रहे हैं जहाँ पे अटैक चल रहा है, गालियां हो रही, दे रहे जा रहे हैं, जबरदस्त गालियां दोनों तरफ से, और अटैक भी जबरदस्त हो रहा है। और साथ में हमें कहा जा रहा है नहीं, पाकिस्तान लगा हुआ है, इजिप्ट लगे हुए हैं, आपके तुर्की लगा हुआ है। अच्छा, दूसरा चीज ट्रंप का देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कोर्ट में, तारीख पे तारीख, यहाँ पे ट्रंप का डेडलाइन पे डेडलाइन, और 24 घंटे में और 48 घंटे में, फिर आज रात को फिर ट्रंप संबोधित करने वाले हैं, उनकी बड़ी मिलिट्री ब्रीफिंग हो रही है आज, उसके बाद फिर कुछ बोलेंगे। देखिए, दो चीजें हो रही है जो हमें समझ आ रहा है। एक है अमेरिका पे, अमेरिका के नेतृत्व पे, अमेरिका के सरकार पे
बहुत बड़ा दबाव आ रहा है अंदर से, अमेरिका के अंदर से। और दूसरा, पूरा विश्व भर में एक दूसरा दबाव है कि जो आर्थिक स्थिति की जो हालत बनी है, अगर ये बिगड़ जाएगा तो फिर ये रिकवर होना भी मुश्किल है। और अमेरिका के अंदर भी एक पॉलिटिकल डेडलाइन भी है। देखिए, अगर ये सारे चीजें अगर और 1.5 महीने में खत्म ना हो जाए, कि नॉर्मल सी ना आए, तो ट्रंप के लिए वहां पे चुनाव है, यानी उनके जो पार्लियामेंट है या यूएस कांग्रेस, उनका हर 2 साल में एक चुनाव होता है। तो उसकी अभी इलेक्शन आ रही है नवंबर में, और वहां अगर संतुलन बिगड़ जाए, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की कंट्रोल बढ़ जाए, तो फिर ट्रंप की कुर्सी ही लेगा, वहां रिजीम चेंज हो जाएगा। तो ये एक परिस्थिति जो बन रही है जिसमें ट्रंप पे भी दबाव है, भाई किसी तरह इसको ये करना है। लेकिन जो सामने जो दिखाई दे रहा है ये बड़ा क्लियर है कि देखिए, एक बात है, ईरान कुछ भी जितना बोल रहा है, लेकिन ईरान का धीरे धीरे करके अपना मिसाइल पावर कम होता जा रहा है, वो उतना नहीं है जैसा पहला था। हाँ, अवश्य कभी शारजा में अटैक हो जाता है, अबू धाबी में अटैक हो जाता है, कभी कभी उस मिसाइल जो इनकमिंग मिसाइल को रोकने में यहां से जो फायर होता है उसकी डेबरी गिरती है, दुबई में, अबू धाबी में, कुवैत में, बहरीन में, कतार में, जो डेबरी गिरती है उसका भी वो तो जरूर नुकसान करेगा, क्योंकि सिविलियन एरियाज पे गिर रहा है, वो एक तरफ है। लेकिन जो फॉर्मूला भी बात किया जा रहा है कि भाई किसी तरह होर्मुज पे सारे शिप्स पास करनी चाहिए, और ईरान कह रहा है भाई हम तो किसी को रोका नहीं है, केवल जो लोग समर्थक है इजराइल के और अमेरिका के उन्हीं को रोक रहे हैं, बाकी तो चल रहा है। लेकिन एक चीज हो गया है जो शंकर जी हमें समझना है, जो बार बार ईरान कह रहा है, होर्मुज का हालत जो पहले था, फ्री शिपिंग था, वो और आगे नहीं होगा, क्योंकि स्थिति बदल गई है। अब हमें कई बातें हो रही है, भाई हमारी जहाज अभी तक 8 शिप्स आ चुके हैं और 9th शिप आ रहा है, लेकिन क्या वहां पे परिस्थिति क्या है? वहां क्या है कि कम से कम 2000 जहाज वेट कर रहे हैं पास होके आने के लिए। और यह भी कहा जा रहा है भाई ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो कोर है, वो तो कभी कभी एक एक जहाज से कम $2 मिलियन की वसूल कर रहे हैं, टोल शुरू हो गया है। अब इतना तक ईरान और ओमान के बीच में बातचीत हो रहा है, ईरान कह रहा है भाई आप भी टोल लगा लो, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट के इस साइड में ओमान है, नीचे ओमान है, ऊपर ईरान है, कि आप भी वसूल कर लो, हम भी वसूल करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो फ्री शिपिंग था, अब देखिए कैसे फुल सर्कल आए। जब युद्ध शुरू होने से पहले होर्मुज तो फ्री था, अब सब होने के बाद अभी बड़ा डिमांड है भाई उसको फ्री कर दो, उसको फ्री कर दो। अब जो पहले ठीक था उसको बिगाड़ के फिर उसको फ्री करने में जो युद्ध विराम की बात हो रही है। देखिए, ईरान के लिए जो मूल बात क्या है, ईरान चाहेगा कि अपने एसेट्स जो अमेरिकन बैंक्स में, यूरोपियन बैंक्स में जो पड़ा है, बहुत पैसे पड़े, वो पैसे को वापस किया जाए ईरान को, ताकि उनका वहां रिपेयर में भी चाहिए और कहीं भी चाहिए, तो वो सब वो भी चलेगा। तो उसको लेकर भी वो बड़ी ये चल रही है कि आप किसी तरह हमें वो पैसे वापस करो। दूसरी बात, उनका कहना है भाई आप तुरंत ये वाला जो बात अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि भाई हाँ, ये जो वाला डिकैपिटेशन वाला स्ट्रैटेजी है, आप एक एक करके हमारे नेताओं को उड़ा देंगे, वो वाला खत्म करो, और वो कंप्लीटली पॉलिसी खत्म करो। और ये सारे समझौते में केवल अमेरिका के ईरान के बीच में नहीं है, इसमें इजराइल भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि इजराइल भी लगा हुआ है, तो इजराइल को भी लाना है इसमें। और इजराइल इतना उत्सुक नहीं है इस समय युद्ध विराम में। आप देख रहे हैं कि वो बार बार कह रहे हैं भाई ये क्या है, जो भी होगा फाइनल होना चाहिए। अच्छा, सऊदी अरेबिया, यूएई, आपके जितने अरब कंट्रीज हैं, उनको लग रहा है भाई ये अगर अमेरिका आदत छोड़ के जाएगा फिर तो ईरान हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर है। लेकिन ये भी है, प्रेशर बढ़ रहा है ईरान के अंदर भी, जो स्थिति बनती जा रही है। देखिए, ईरान को तो बयानबाजी ठीक है, अपने हौसले बढ़ा के रख रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर भी हालत बहुत खराब है। और इसी तरह वॉर चले, उनकी जितनी है और फायर तो कर देंगे, लेकिन बाद में जाके वो फिर खड़े नहीं हो पाएंगे ईरान। तो वो भी नहीं चाहेंगे, जैसे अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, जो मॉडरेट लीडरशिप है वो भी चाहेंगे भाई किसी तरह इसको हम यही कैप कर ले,
जैसे ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने दोबारा बात की, हमारे जयशंकर जी से भी बात किए कि कहीं ना कहीं मॉडरेटिंग करने के लिए कोशिश हो रही है। लेकिन फिर वही बात है, यानी अप्रैल 8 तारीख भारतीय समय अनुसार ये मतलब लेटेस्ट ट्रम्प का डेडलाइन है। फिर हमें देखना है कि आज रात को क्या बोलेंगे। आज रात को मतलब और आगे 6 घंटे में कम से कम 10 साढ़े 10 बजे भारतीय समय के अनुसार फिर ट्रम्प की क्या ये रहेगी, रवैया क्या रहेगी, कैसे करना है। लेकिन ये बात ऐसी हो गई है, ट्रम्प के बयान में मजाक हो गया है बिल्कुल। और इतना मजाक हो गया है, मतलब कोई एक ऐसे व्यक्ति को कैसे अमेरिका ने उनको राष्ट्रपति बनाया, क्या अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं और उस पर विश्व भर में मजाक हो रहा है। तो ये ऐसी स्थिति कभी पहले नहीं आई, कभी पहले नहीं आई। देखिए दूसरी बात क्या है शंकर जी, हम देख रहे हैं आपके पास हथियार है, सब कुछ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपने काफी पैसा खर्चा किया है, लेकिन दिमाग नहीं है। अगर अच्छा ठीक है, जैसे आपने कहा ये जो 2 एयर क्रू को रेस्क्यू कर दिया, उसमें थोड़ा हौसला बढ़ा दिया, फिर अमेरिका दिखा दिया भाई उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो स्टेल्थ में जाके लोग को ले आ सकते। लेकिन एक इंडिविजुअल ऑपरेशंस ऐसे होते रहेंगे, लेकिन ये फाइनल क्या है? देखिए इसमें कोई देश नहीं चाहे, देखिए युद्ध किसी के लिए कोई ये नहीं है। तो ऐसी समय आ गया, मुझे लगता है कि अमेरिका के पास भी समय कम है, ईरान के पास भी समय कम है और इजराइल के पास और भी समय कम है कि कहीं युद्ध विराम हो गया, फिर उनकी जो हिडन एजेंडा हो या ओपन एजेंडा, वो भी अधूरा रह जाएगा। और जो चीजें अधूरा रह जाता है फिर एक युद्ध होता है खत्म करने के लिए। बिल्कुल। पटनायक साहब, जो ईरान की तरफ से एक बयान आया है, अली अकबर विलायती ने कहा है कि सिर्फ हॉर्मुज नहीं बल्कि अगर अमेरिका की तरफ से रिटेलिएशन होता है या फिर उनके एनर्जी पॉइंट्स को टारगेट किए जाते हैं तो जो बाब अल-मंदेब है वो भी बंद हो सकता है। तो इसका रिपरकशन क्या होगा? क्योंकि ये भी एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है, इससे पूरी दुनिया का 11% जो तेल की रिजर्व है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये अगर सचमुच ईरान इसको भी चोक कर दे तो पूरी दुनिया पे इसका क्या असर होगा? मैं यही बात बता रहा था आपको। देखिए ईरान का जो प्रॉक्सी है वहाँ हूती बैठे हैं, कहाँ, येमेन में, जो आपको अंसर अल्लाह इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो बाब अल-मंदेब को बंद करते हैं तो आपका पूरा जो है गल्फ ऑफ आडेन, अरेबियन सी और इंडो पैसिफिक का ट्रेड के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। आप देखिए जो एशिया और यूरोप का ट्रेड होता है उसी रूट में, पर्टिकुलरली मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, जो सुएज कैनाल देके, तो उसमें एक्चुअली अराउंड 15% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा क्राइसिस होगा ग्लोबल ट्रेड के लिए। और देखिए जो आप रूट्स का बात कर रहा है, जैसे कि हमारा पैनलिस्ट भी बता रहे थे, ये सारे स्टेट्स एक्चुअली जो चोक पॉइंट्स बहुत ही सेंसिटिव होता है और सिग्निफिकेंट भी होता है। आप देखिए उस तरफ जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप कितने दिन से बंद पड़ा है। आप देखिए जो एशियन कंट्रीज का मोर देन 50%, आप देखिए साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज अराउंड 70 to 80% इनका जो ऑयल वहीं से आयात करते हैं। चीन का भी देखिए 50% ऑयल वहीं से आयात होता है। यानी आप ईरान का 70 to 80% ऑयल एक्सपोर्ट होता है चाइना को, और इंडिया लगभग 50 to 55% ऑयल भी वहां से आयात करता है। इसके बाद 60% गैस भी आयात करता है। अभी देखिए ये जो चोक पॉइंट्स बंद होने में मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा क्राइसिस होने वाला है। ये दोनों मिला दीजिए, बाब अल-मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फर्स्ट है देखिए एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन। आज देखिए फर्टिलाइजर, 35% ऑफ द फर्टिलाइजर गल्फ से आयात होता है और एशियन कंट्रीज जो है फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी देखिए इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया जो फूड सफिशिएंट कंट्रीज है, और वो फूड कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? गल्फ कंट्रीज। आज का दिन में गल्फ में फूड इन्फ्लेशन मोर देन 100% रेट बढ़ चुका है। और ये तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध रुक भी जाए तो तेल की कीमत और वो सब तो नॉर्मलाइज होने में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन जो बाकी उसके इम्पैक्ट हैं, जैसे फूड इन्फ्लेशन आप कह रहे हैं 100% हो चुका है गल्फ कंट्री में, फर्टिलाइजर का जो क्राइसिस है, ये सबको भी रिस्टोर होते होते कई साल लग जाएंगे। कई साल लग जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, देखिए अमेरिका का भी हालत देखिए। अमेरिका में जो फार्मर्स
वो आज का दिन में कॉटन से जाके सोयाबीन के लिए आप कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि रीजन क्या है ना, उसमें कम फर्टिलाइजर चाहिए। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है। आप देखिए सेकेंडली फूड से रिलेटेड, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट होता है। आप देखिए फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन लाइफ लाइन है। फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स जो चाहिए आपका पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, वो भी अब स्थिति इतना ठीक नहीं है। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन मालूम है, इंडिया जो है आज का दिन में आप देखिए जो मेडिसिन से वैक्सीन से वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है इनका जो इफेक्ट। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन का बात देख लीजिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट इन दैट सेंस। तो अभी ये देखिए जो फार्मा सप्लाई चेन भी टूट सकता है। इसके बाद देखिए जो सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन, हीलियम कहां से आता है? गल्फ से आता है। तो अभी जो सेमीकंडक्टर और चिप्स का भी सप्लाई चेन टूटने का काफी आशंका है। इसके बाद में देखिए कॉटन सप्लाई चेन, वो भी अफेक्ट हो सकता है। ये सारे अफेक्ट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आप जो है अदर सप्लाई चेन, आप देखिए ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन तो टूटेगा। अगर वो टूटने में आपका क्या होगा? ट्रैवल, टूरिज्म, रेस्तोरां, ईटरीज, ये सारे अफेक्ट होंगे। और सारे अफेक्ट होने में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इस इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो उसी में आपका इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, रिसेशन होता है। ये सारा जो है इंटरकनेक्टेड चेन से। इसके बाद में अब देखिए आज का दिन में गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ इंडियंस है। आप दुबई, अबू धाबी, शारजा, रसल खैमा, जद्दा, दोहा, इस सब को मिला लीजिए, 1 करोड़ इंडियंस है। अगर दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज आप मिला लेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया से, तो मेजोरिटी 60 to 70% जो एशियन से गल्फ माइग्रेंट, गल्फ जाते हैं, वहां का जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन होता है। तो ये जो है वहां काम करते, वहां से रेमिटेंस लाते। अभी डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस भी हर कंट्री में होने वाला है। इसके बाद वहां इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है गल्फ कंट्रीज में। अब देखिए इंडिया का भी काफी इन्वेस्टमेंट है। आप इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, सारे कंपनीज, रिलायंस हो गया, सारा कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट होता है वहां। तो इन्वेस्टमेंट का भी इसके ऊपर भी चैलेंज हो सकता है। आज का दिन में जस्ट एग्जांपल में दे रहा था, ये जितने भी कंपनीज है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, आपका ये सिटी बैंक है, अमेरिकन बैंक से, इसके बाद में जेपी मॉर्गन में भी बोल रहा था, इंश्योरेंस कंपनी, सारे अभी सिचुएशन इतना ठीक नहीं है। क्योंकि ईरान का थ्रेट है कि आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम उसके ऊपर भी रिटेलिएशन करेंगे। तो ये जो सारा ग्लोबल सप्लाई चेन, इन्वेस्टमेंट चेन और मार्केट्स, दे आर ऑल इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टुडे। इसके बाद एक चीज पटनायक से और बताइए कि ये जो शरीफ यूनिवर्सिटी पे अमेरिका ने अटैक किया और इजराइल ने अटैक किया, तो वो यूनिवर्सिटी तो एक तरह से तेहरान और ईरान के वो लीडिंग यूनिवर्सिटी है जहां से लोग निकलकर अमेरिका के सिलिकॉन वैली में भी काम कर रहे हैं। तो अमेरिका क्या या फिर ट्रम्प क्या एक तरह से वॉर क्रिमिनल की दिशा में बढ़ रहे हैं कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी पे अटैक करो, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर वो अटैक करते हैं तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में जो युद्ध के मापदंड है उसको खत्म कर ही देंगे वो। देखिए जेनेवा कन्वेंशन का माने अकॉर्डिंग टू द जेनेवा कन्वेंशन आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं करना चाहिए। जो ईरान का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, आप याद होगा B2 जो B1 ब्रिज है, उसके ऊपर अटैक किए। जेनेवा कन्वेंशन क्लियरली मेंशन करता है कि अगर वो ब्रिज मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है और आपके पास सबूत है, आपके पास प्रूफ है कि आप इसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करते, देन आपका हक बनता है इसको अटैक करने के लिए। लेकिन वो सिविलियन पर्पस के लिए यूज हो रहा था। इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज हो गया, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन हो गया, ये बेसिकली होता है ह्यूमैनिटी, ह्यूमन साइंस एंड सिविलाइजेशन का बात होता है। तो उसके ऊपर अटैक होना नहीं चाहिए। पावर प्लांट्स के ऊपर भी अटैक होना नहीं चाहिए, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन में है कि इट इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये तो सही बात है, लेकिन वही है हु एक्सेप्ट्स इंटरनेशनल लॉ। अभी तो ग्लोबल अनार्की है, अभी इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, हु इज रूलिंग? अभी अमेरिका स्टिल इज द सुपर पावर। अभी देखिए कोई भी आप प्रस्ताव लाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें वीटो पावर लग जाएगा। क्योंकि वीटो पावर अमेरिका के पास है, रशिया के पास, चाइना का पास है, यूनाइटेड किंगडम, जो 5 सुपर पावर्स होते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए, कोई भी रिजोल्यूशन पास करने के लिए आपको एक मेजोरिटी चाहिए। और बेसिकली इसी कंटेक्स्ट में देखिए अगर वीटो प्रयोग हो जाता है तो इसलिए वो पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी एक इंटरनेशनल अनार्की है। तो इसीलिए इंटरनेशनल अनार्की में कोई भी सिचुएशन को जज करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट एट द प्रेजेंट मोमेंट।
और शिखर, आपको लगता है कि जिस तरह से चाइना ने अपने एयर स्पेस में कुछ इलाकों को रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में डाला है, वहाँ पे लोग ये भी, एनालिस्ट जो हैं, एक्सपर्ट हैं, ये भी अंदेशा लगा रहे हैं कि चाइना इस मौके का इस्तेमाल अपना जो उसके एक्सपेंशन का जो प्लान है, क्योंकि चाइना को लग रहा है कि अमेरिका अभी मिडिल ईस्ट की युद्ध में उलझा पड़ा है, तो वो क्या ताइवान के ऊपर अपना जो वहाँ पे आर्म्स ऑपरेशन है, जो आर्मी के ऑपरेशन है, वो शुरू करेगा, या फिर साउथ चाइना में उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, या फिर आपको लगता है कि चाइना इस मौके का किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, चाइना के लिए ये युद्ध एक प्रकार से आंखें खोल दी कि अमेरिका के पास क्या अस्त्र है, वो अस्त्र का कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, ये सारी चीज़ें उनको पता लग गया, नंबर 1। नंबर 2, देखिए चाइना कुछ भी चीज़ एक हड़बड़ी में नहीं करता, क्योंकि वहाँ कोई प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं बैठा हुआ है। वहाँ के अवश्य चाइना के राष्ट्रपति आपके शी जिनपिंग हैं, लेकिन वहाँ के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अलग टाइप की है। एक मिलिट्री कमीशन है, उसके बाद हर रणनीति तय होता है कि भाई हमें क्या हासिल करना है और क्या करना है। ये नहीं है कि चाइना गलती नहीं की है, काफ़ी गलती की। जैसे गलवान में जो घटना हुआ, उसके बाद चाइना का बिजनेस जो प्लान्स थे इंडिया में वो अफेक्ट हो गए थे, फिर करेक्शन हुआ। ये नहीं है कि वहाँ गलती नहीं होती, लेकिन चीज़ें बहुत सोच समझ के होता है। अब ताइवान को लेकर देखिए, उनकी लॉन्ग टर्म प्लान है। तुरंत मुझे नहीं लगता कि कुछ तुरंत जाके ताइवान को पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी क्योंकि ताइवान जैसा, हांगकांग जैसा है ताइवान। जब आज भी देखिए हांगकांग कब्जा करने के बाद भी हांगकांग की आर्थिक ऑर्डर में कुछ बदलाव नहीं आया। अभी भी हांगकांग उसी ये में है, एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, उसी से पैसा वसूल है चाइना के लिए। वैसे ताइवान को अगर कभी भी कंट्रोल में लाएंगे, यही सोच के लाएंगे कि उसके इकोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे हांगकांग के लिए उन्होंने कहा भाई 2 सिस्टम, लेकिन एक कंट्री के अंदर, तो वैसे ताइवान को भी वैसे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे जैसा करना है। क्योंकि चाइना का हर कदम अपने सोच समझ के रची जाती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, चाइना के पास इस वक्त ऊर्जा के इमीडिएट थ्रेट नहीं है, क्योंकि उसकी रिजर्व स्टॉक बहुत ज्यादा है, 6 महीने से ज्यादा उनके पास है। लेकिन वो भी चाहेगा कि ये ईरान में थोड़ा, ये जो ईरान युद्ध समाप्त हो, उसके बाद वो सोचेंगे क्या करना, कैसे करना है। मुझे नहीं लगता कि तुरंत कुछ जो मौका दे के फायदा लेना, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए अमेरिका भी एक न्यूक्लियर पावर है, और हमने देखा विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका को अपनी रिजल्ट्स नहीं आती है, वो किस हद तक जा सकता है, वो चाइना भी नहीं चाहेगा, रशिया भी नहीं चाहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई किसी तरह इस युद्ध को खत्म करने के लिए चाइना और रशिया भी कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली, लेकिन उससे पहले वो चाहेंगे ईरान का कुछ बेसिक डिमांड मीट किया जाए। देखिए अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अभी भी ईरान के जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने टोटल रिजेक्ट कर दिया ये 48 आवर, ये जो इन्होंने अल्टीमेट बोला कि भाई ये सब नहीं चलेगा। और ये भी ट्रंप को याद दिलवाया, भाई आप कह रहे हो कि हमें आप एकदम हिस्ट्री में भेज दोगे, स्टोन एज, लेकिन हम उस समय भी हमने अपने संस्कृति नहीं खोया, हमारे सांस्कृतिक व्यवहार को नहीं खोया। इसका मतलब क्या है, भाई आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आप ही पीछे चले गए हो स्टोन एज में, हम नहीं गए। तो मुझे लगता है कि भाई अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि हद तक जा सकते हैं, एंड हर कदम पे एक कॉस्ट आता है। और अभी तक जो कॉस्ट अमेरिका बेयर किया है वो तो बहुत बड़ा कॉस्ट है। मतलब केवल मतलब 35 दिन में आप देख रहे हैं कितना पैसा खर्चा हो रहा है। और अमेरिका में शक्कर जी, अमेरिका में पेट्रोल का दाम अभी पहले जो $1 पर गैलन था, वो जाके $2 हुआ, अभी $3, अभी $4 चल रहा है। कई उनके स्टेट्स में $5 हो गया है। और अमेरिका में ऐसा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है थ्रू आउट अमेरिका, तो सब लोग गाड़ी यूज करते हैं। तो वहां जान सकते हैं किस तरह इकोनॉमिक प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, जिसको अभी ध्यान रखना होगा ट्रंप को। तो मुझे लगता है दोनों साइड कोशिश करेंगे भाई थोड़ा ये करके, फिर एक फेस सेविंग चाहिए। देखिए हर समझौता में क्या चाहिए, लगना चाहिए भाई हमें जीत हुई है, उस ऑपोजिट साइड को भी चाहिए भाई हमें जीत हुई है। और साथ में ईरान एक्सपेक्ट करेगा, देखिए जो नुकसान काफी सालों से वह झेल रहा है, उसके ऊपर ये युद्ध की वजह से जो हुआ है उसको कैसे रिकवर करे, कैसे फिर रिकंस्ट्रक्शन कैसे करे। तो कई चीजें हैं
ये नहीं कि युद्ध रुक नहीं सकता, लेकिन अभी भी वही फ्लेक्सिंग वाला मामला चल रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात ये है कि ट्रंप को भी एक फेस सेविंग फार्मूला चाहिए, जिससे कि न केवल अपनी डोमेस्टिक जनता बल्कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की जो बादशाहत है, उस चेहरे को वो प्रोजेक्ट कर सके। और शायद इसलिए ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई एग्जिट रूट मिले, जिससे कि वो ये दावा कर सकें कि युद्ध में उनकी जीत हो गई है और ईरान उनकी सारी शर्तों को मान गया है। वहीं ईरान की कोशिश होगी कि वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के साथ अमेरिका के साथ सीज फायर करे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इससे पहले भी शॉर्ट टर्म के सीज फायर में कई बार उसे धोखा दे चुके हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शेखर, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पटनायक साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप डायलॉग से।